Welcome to another edition of Market Mantra, and being Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on stock and business related issues. You can call us on 23314444 or 23717106 and 23717117. Callers calling from outside of Delhi, please do not forget to put 011 as the Delhi code before you dial your number. I'm Paul Thottam and with me is my co-anchor in Hindi, Subodh Mishra. नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड्स पर आपके सवालों को कार्यक्रम में शामिल करेंगे। सवाल पूछने के लिए हमारे नंबर हैं 23314444, 23717106 और 23717117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 डायल करें। आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे साथ हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका सुबोध। पहले हेडलाइंस के साथ पॉल। Subodh, before I take the headlines, let me make a correction. We would be discussing on mutual funds and not stock and business related. There was a mistake in the script. I beg your pardon on that. So the headlines are: foreign investors pulled 4,193 crore rupees from domestic capital markets in this month so far. And domestic indices gained more than 1.5% in the last business week. सितंबर में अब तक विदेशी निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजार से 4,193 करोड़ रुपए निकाले और पिछले सप्ताह में शेयर बाजार के सूचकांकों में 1.5% से ज्यादा का उछाल। आइए पहली खबर पर नजर डालते हैं। सितंबर में अब तक विदेशी निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजार से 4,193 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं, लेकिन जानकारों का कहना है कि सरकार द्वारा घोषित आर्थिक राहत के उपायों से दोबारा निवेश में उत्साह आ सकता है। शुक्रवार को सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स में लगभग 10% तक की कटौती की थी। सरकार ने यह भी साफ किया है कि किसी भी प्रतिभूति की बिक्री से होने वाले कैपिटल गेन्स पर बढ़ा हुआ टैक्स अधिभार लागू नहीं होगा। इसमें विदेशी निवेशकों को होने वाला लाभ भी शामिल है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार विदेशी निवेशकों ने 3 से 20 सितंबर के बीच भारतीय शेयर बाजारों से लगभग 5,578 करोड़ रुपए निकाले, लेकिन ऋण बाजार में 1,385 करोड़ रुपए का निवेश किया। इस तरह इस अवधि में विदेशी निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजार से लगभग 4,193 करोड़ रुपए निकाले। इससे पहले अगस्त में विदेशी निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजार से 5,920 करोड़ रुपए और जुलाई में 2,986 करोड़ रुपए निकाले थे। Our first caller is Vasanna from Ahmednagar. Welcome to the program, Vasanna. हेलो। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो सर जी। हाँ, ये कॉर्पोरेटेड 15% हो गया है सर जी। ये मुझे हमेशा के लिए कि खाली एक साल के लिए जो मार्च में आएगा उसके लिए नहीं ये और हैंडीकैप के लिए सरकार ने कोई सुविधा करना चाहिए सर। नहीं जी, ये आपका दूसरा प्रश्न है कि क्या हैंडीकैप्स के लिए किस तरह का कोई बदलाव हुआ है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है सरकार का। और ये जो अनाउंसमेंट है इसका अगर आप फ्रेमवर्क देखें, हालांकि सरकार कभी भी कोई बदलाव कर सकती है, लेकिन अगर हम देखें कि जिस कॉन्टेक्स्ट में ये किया गया है और जो वित्त मंत्री ने हमें बताया इस बदलाव के बाद कि हम भारतीय अर्थव्यवस्था में अपनी कंपनियों को कॉम्पिटिटिव बनाना चाहते हैं और दुनिया में जो टैक्स रेट है, जो कंपनियों पे जो टैक्स रेट है वो उसकी तुलना में फेवरेबल होगा। और ये जो टैक्स रेट है ये 15% नहीं किया गया है, ये 22% किया गया है अधिकतर सब डोमेस्टिक कंपनियों के लिए। नई कंपनियां जो अभी अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करेंगी उनके लिए ये 15% है, तो वो एक दूसरे तरीके के प्रोत्साहन के लिए है। और मुझे लगता है कि ये जो बदलाव किया गया है ये फिलहाल हमें मानना चाहिए कि ये हमेशा के लिए है।
जब तक कि सरकार अगली की लगे कि घोषणा ये तक के लिए। अगली घोषणा तक के लिए। और ये एक शॉर्ट टर्म मेजर नहीं है जो कि अगले साल एक्सपायर कर जाएगा, बल्कि ये एक तरह से रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से किया गया है, क्योंकि उसके क्लैरिफिकेशन में बताया गया था कि कंपनियों ने जो एडवांस टैक्स जमा कर दिया है, ये जो टैक्स दर है ये 1 अप्रैल से जो उनका कारोबार है उस पर ये लागू होगा। चेन्नई से चंद्रकांत हमारे साथ हैं। चंद्रकांत, स्वागत है, आपका सवाल पूछें। Sir, namaskar. नमस्कार। I wanted to know the latest position of Diwan Housing debentures. I really don't have a very precise idea, but Diwan Housing has been gradually able to take care of many of the liabilities. I think they are through with about 30-40% of their liability. Their bond, the obligation of repayment of principal and interest to mutual funds who had invested in the bonds of Diwan Housing and Finance Limited. They are working on a mechanism of getting out of it. There are different models which are at work. These things, once a company is strapped with this kind of liquidity crisis and faced with the kind of squeeze that it is facing, it is likely to be resolved. I don't know how completely and how much will it hurt, but it is underway. It is not all gone, but surely it is not all well. Our next caller is from Ghaziabad, Suman Sinha. Welcome to the program, Suman. थैंक यू सर। गुड इवनिंग टू मार्केट पंचा टीम। Good evening. सर लास्ट वीक मैंने वीरेंद्र जी से पूछा था SWP के थ्रू विड्रॉ करने को, Mhm. तो आपने बताया था कि 6% तक आप विड्रॉ कीजिए। तो ये 6% जो होगा उसमें कुछ तो प्रिंसिपल होगा, कुछ उसका गेन होगा जी। इसका इंटरेस्ट समझ में नहीं आ रहा है, कुछ और इनकम टैक्स इम्प्लीकेशन समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, ये बड़ा सिंपल है। SWP का खास फायदा ये है, अगर मान लीजिए किसी फंड में 10% का रिटर्न मिलता है और वो आपको रिटर्न अगर डिविडेंड के फॉर्म में मिलता है तो आपको 10 रुपये नहीं मिलेगा, आपको 9 रुपये मिलेगा, क्योंकि 10% उस पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लग जाएगा। अगर आप SWP करते हैं और अभी आप अपना और SWP का पूंजी लगाते हैं और उस पर आप मान के चलते हैं कि 6% मतलब आधा प्रतिशत हर महीने निकाल रहे हैं, तो पहले 1-1.5 साल में तो आपका अधिकतर पैसा पूरे पैसे पे आपका रिटर्न मिल रहा है। लेकिन आप शुरुआत में ऐसा दिखेगा आपके अकाउंटिंग के लिए, टैक्स रिटर्न के लिए, कि आप अपना पूंजी ही वापस ले रहे हैं, क्योंकि उस पर रिटर्न उन यूनिट्स पे जिसको आपने रिडीम किया है उस पर गेन्स बहुत कम होगा। और पहले 1 साल में समझिए अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स भी देना पड़ता है तो वो रकम इतनी मामूली होगी, क्योंकि अधिकतर पैसा आपका पूंजी का वापस आ रहा होगा और बाकी पैसा जो आप नहीं निकाल रहे हैं उस पे पैसा बढ़ रहा है जिस पे आपको टैक्स नहीं देना है, क्योंकि म्यूचुअल फंड पे टैक्स तभी लगता है जब आप अपना पैसा निकालते हैं और अधिकतर पैसा आपका लगा हुआ है, केवल 6% पैसा ही आप निकालेंगे। तो जो यूनिट्स आप रिडीम करेंगे उन यूनिट्स पे जो गेन्स हुआ है केवल उन पे ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स लगेगा, पहले 3 साल में या 1 साल में। ये निर्भर करता है कि आप डेट फंड में लगाते हैं कि इक्विटी फंड में लगाते हैं। दिल्ली से वीरेंद्र हमारे साथ हैं। वीरेंद्र, स्वागत है, आपका सवाल पूछें। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, मैं बसंतकुंज से बोल रहा हूँ सर। जी। जी सर, मैं इसलिए कॉल किया हूँ सर, मैं सर HDFC लाइफ में वैल्यू फंड में लगाया हूँ सर, निवेश किया हूँ सर, 3 साल हो गया। 25,000 का सर और एक 20,000 का किया हूँ सर, 2 निवेश किया हूँ सर। सर बैलेंस तो सर काफी कट गया है सर। बैलेंस मतलब सर मार्केटिंग स्लो चल रहा है ना, इसलिए मेरा जो निवेश किया हूँ उसमें से काफी 10-12,000 से ज्यादा नुकसान हो गया है। जी। मुझे लगता है आपको इसको जरा बारीकी से देखना चाहिए। आमतौर पर मेरी सलाह होती है, और आमतौर पर नहीं, ये एक वैलिड मेरी हमेशा सलाह होती है कि आपको इंश्योरेंस के लिए एक टर्म इंश्योरेंस खरीदें। एक छोटी रकम से एक बढ़िया इंश्योरेंस आपको मिल पाएगा, और जो मुझे आपकी स्थिति लग रही है कि आपको जानकारी काफ़ी कम है, आप देखें कि 3 साल बीत चुका है, इसको आप सरेंडर करने की कोशिश करें, लेकिन उसके पहले एक टर्म इंश्योरेंस लें। टर्म इंश्योरेंस एक वो इंश्योरेंस है जिसमें कि आप अगर आपको कुछ होता है तो आपके परिवार को एक बड़ी रकम मिलेगी, और उसके लिए आप एक प्रीमियम देते हैं जो कि बहुत मामूली रकम होगी। इस 25,000 और 10,000 रुपये जो आप निवेश कर रहे हैं इसकी तुलना में 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपए का आप इंश्योरेंस ले पाएंगे। अगर कम उम्र के हिसाब से इसका प्रीमियम निर्धारित होता है, अगर आप वो आप पहले ले लें, और जो बचा हुआ पैसा है उसको आप किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में लगाएं, भले ही HDFC के म्यूचुअल फंड में लगाएं, क्योंकि जैसे आप इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स करते हैं दोनों ही आपको
उचित अच्छा नहीं मिलता है, और बाजार चला है तो शायद आपका इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा इसमें यहाँ पे नुकसान कम हुआ होगा। लेकिन आम तौर पे ये जब इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स करते हैं तो पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट पे कितना जा रहा है, इंश्योरेंस में कितना जा रहा है। इंश्योरेंस तो ज़रूर आपको बहुत कम मिल पाता है, और इंश्योरेंस मुझे लगता है कि आप जैसे व्यक्ति के लिए एक बहुत ही क्रिटिकल, बल्कि निवेश करने से पहले ज़रूरी है कि आपके पास इंश्योरेंस अच्छा खासा हो, क्योंकि शुरुआती साल में ही आपके परिवार को प्रोटेक्शन देने के लिए इंश्योरेंस अनिवार्य होना चाहिए। और जब तक आपके पास और जब आप ये एक इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस मिक्स होता है तो उसमें केवल 10% पैसा ही इंश्योरेंस के लिए जाता है आमतौर पे। नेक्स्ट कॉलर जी फ्रॉम मुंबई, श्रीकांत। हेलो। हेलो जी, गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग। मैं श्रीकांत बात कर रहा हूँ मुंबई से। जी, मुझे नया नौकरी मिल गया, फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट है। मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच धीरेन जी के, थैंक यू वेरी मच। आई हैव बीन हियर लिसनिंग टू मार्केट मंत्रा। आई वांट ए सजेशन ऑफ अ स्पेसिफिक टू म्यूचुअल फंड which I want to invest for 15 to 20 years. And what I can spend, save is around 2 to 3,000 I will be able to put Okay. every month. Okay. As you'll be investing for the first time, and for your kind of investor, the roadmap should be very clear and straightforward. Will you be paying taxes? If you'll be paying taxes, then invest to the tune of these 2 to 3,000 rupee, and I'll just explain you what the tax liability and all that has to be done. If your income is crossing the threshold so that you have to pay taxes, one can save taxes by investing a maximum of 1.5 lakh rupees in a tax saving fund, and that is deducted from your income for calculating taxes. So you can reduce your taxes by investing in that. So depends. So if you are going to pay taxes, start investing this 2-3,000 rupees into a tax saving fund. This investment in tax saving fund is locked in for 3 years, and you are going to invest for 15 years anyway, so it doesn't matter. And you get the tax break as well. Tax save is money earned, and this is the only legitimate way in which you can save taxes, at least the salaried people can. Second is, if that is not the case, then invest in one balanced fund and do nothing. Just be at it and keep investing every month this 2-3,000 rupees. There is another thing is which you are getting started. One thing to keep in mind, we normally think in terms of constant, and so if you are investing this 2-3,000 rupee, think in terms of increasing your investment as your income rises. Next year you will get an increment of 8-10%, 20% depending on your career path. Don't think in terms that you are doing a good job by investing 2-3,000. Of course you are doing a good job and you are doing better than others if you are worried about making investments as you are about to get your first salary. But good to see that it's important that you increase, because the magic of compounding works only to the extent that you have invested. Investing small amount of money, it will compound relatively slowly. So this is your input to the whole accumulation. So if you keep doing these simple 2 things, invest regularly, don't try to time the market, choose one of these 2 funds, your time frame itself will take care, and if you have done it for 3 years, I don't think you need to call Market Mantra ever again. And that will be nice. चेन्नई से शिव कुमार हमारे साथ हैं। शिव, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। Sir, good evening. My name is Shiv Kumar. जी। And I had actually placed this question a couple of months back, but I did not frame the question correctly. I'm 15 years old, and I've been regularly investing in public provident funds since 1992. So it is going on the 5-year extension and capitalizing 1.5 lakhs on that regularly. Okay. So for the balance, I'm doing what is eligible under NPS. I'm eligible to do 50. I'm doing that plus some more. The question is, should I put my excess surplus in NPS? If so, what is this tier 1, tier 2? Otherwise, should I leave it at 50,000 with NPS and go for some other mutual funds? Thank you, sir. Yeah. You are sure that you want to continue with your 1.5 lakh rupees. You have been doing it since 1992. That is 2 years after I set up Value Research. So this is a long period of time, and during this period, I don't know if you remember, 1992 was also the year of the Great Indian Scam.
And stock market is a very dangerous place to be, generally speaking, if you are thinking of short term. But just to put things in perspective, 1992 was the year when the Great Indian Scam happened, and the market was at its peak. In December 1991, it was at 2,800 points. At the heat of the market boom, it attained a value of 4,000, and after that the market corrected and melted, and a lot of people did swear that they will never come back to the market again. Every Indian got excited about investing in something called UTI's Master Gain in 1992 in the month of May, and that scared a lot of investors for a long period of time. And you have been investing in PPF, and your PPF investment is almost like a SIP being done for 27 years. Imagine, and PPF is a safe investment. PPF has also been a tax-free return yielding instrument. So it is not bad at all. It's much better than not having anything. But also no compromise on the safety. But I imagine that, the accumulation on your PPF would have been nearly 3.5 times if you would have been doing in a fairly average equity fund, because the magic here is not equity or debt or anything. Magic has happened anyway, even with your PPF. The magic lies in your discipline, and over such a stretched period of time, the averaging works. And if you are through with one market cycle, on Friday market went up, and it went up to the tune of what PPF earns every year in a full year. Or many funds did earn about that much, or many stocks did. So long-term investment in equity is desirable. I would say that, and don't consider investing more in NPS because you are 50, and a part of your money is going to become, it has to be necessarily 40% of your accumulation in NPS must be must go towards buying annuity, and the annuity is not a great avenue once you retire, because that's the fourth thing. And 60% and accumulation in tier 1 to the 10 to you have exhausted your 80C, 1,50,000 in PPF, 50,000 more in that, and you can't really get a tax break on that, so it will not get you any tax break. I would suggest that consider a multi-cap fund, invest regularly. You still have 10 years, and save as much as you can, be regular with it for next 10 years. I think the remaining 10 years of your earning phase will demonstrate a little bit in terms of the potential of equity. Our next caller from Mumbai, Shashikant. Welcome to the program, Shashikant. नमस्ते सर, सभी को नमस्ते. सवाल पूछिए. मेरा सवाल है सर कि अभी जो बैंक में हाउसिंग लोन है, तो अभी अपना आरबीआई ने गाइडलाइन दिया कि रेपो रेट पर कैलकुलेशन करना है उसका जी, और अभी हमारे एमसीएलआर पर चल रहा है, तो मुझे किसमें जाना चाहिए, रेपो रेट में या एमसीएलआर में? दूसरा क्वेश्चन है सर, मेरा फ्लैट है, अगर मैं फ्लैट बेच देता हूँ तो विद इन 1 ईयर में दूसरा फ्लैट देता हूँ, तो मुझे कैपिटल गेन लगता है कि नहीं लगता है, और कौन सी कंडीशन लगेगा सर? थैंक यू सर. पहले तो आप अपने बैंक वाले से पूछिए, बैंक वाले इतनी शरीफ नहीं है. बैंक वाले अभी जब से ब्याज दरों में कमी हुई, और कुछ बैंक वालों ने तो बहुत सारे ग्राहकों ने मुझे मेल लिखा है कि उनका तो रेट बढ़ा दिया गया है. तो बैंक वाले इतने शरीफ नहीं. जरा पूछिए कि आपको इतनी आज़ादी दे रहे हैं कि आप कौन सा वाला है. बैंक वाले बहुत रफ्तार, जब भी मौका मिलता है बढ़ाते बहुत मुस्तैदी से हैं, कम आसानी से नहीं करते हैं, और चॉइस तो आपको आसानी से देते ही नहीं है जिसमें कि जब तक आपका ये जारी रख सकते. तो पहले जरा ये बारीकी से देख लीजिए कि आपके पास उपलब्ध क्या है. ये केवल आप खबर के आधार पर सोच रहे हैं कि ऐसा आपके साथ आचरण होगा. दूसरा कि हाँ, अगर आप अपना कैपिटल गेन्स अगर आप यूज करते हैं दूसरे हाउस प्रॉपर्टी के लिए, तो आपको कैपिटल गेन्स नहीं देना होता है. दिल्ली से आरपी उपाध्याय हमारे साथ हैं. स्वागत है आपका. सवाल पूछिए. नमस्कार सर. नमस्कार सर, मेरा एक सवाल है, बड़ा अजीब व गरीब सवाल है जी. हाँ, रेडियो सेट की आवाज कम कर दें जी. 1 मिनट सर. जी जी बताएं. सर, मैं तो रिटायर्ड हूँ सीनियर सिटीजन एमटीएनएल से. अब जैसे हालात चल रहे हैं एमटीएनएल और बीएसएनएल के, 2-2 महीने से 3-3 महीने से तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं जी. और हम कोऑपरेटिव सोसाइटी जो अंडर आरसीएस चलाते हैं, उनमें इंश्योरेंस भी हो रहा है लोगों का, लोन भी ले रखा है लोगों की, कुछ अपनी एफडीज भी हैं.
तो उसके बारे में पूछना चाह रहे हैं कि उसका क्या भविष्य होगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का है उसमें लोगों ने ये चिंताजनक स्थिति हो सकती है और ये एक साइड इफेक्ट होगा और वो इतना इंटेंसली रेगुलेटेड नहीं होता है थ्रिफ्ट और क्रेडिट सोसाइटी जो कि एक कोऑपरेटिव की तरह चलाया जाता है क्योंकि और दूसरा कि जब अधिकतर मेंबर उनकी आमदनी अगर कम हो गई है तो अगर किसी भी बैंक में अगर पैसा आना बंद हो जाए और केवल लेने वाले लोग रहें या उधार लेने वाले लोग रहें तो उसकी स्थिति गंभीर ही होगी। तो जब तक जितनी भी पूंजी इकट्ठा हुई है जब तक वो चल रहा है ठीक है, लेकिन ये आपको बारीकी से देखना चाहिए। और चूंकि आप कोऑपरेटिव के मेंबर हैं, अगर इस यहाँ से आप लेते हैं तो उसके लिए मेंबरशिप अनिवार्य होता है उसके पहले। तो ज़रा बारीकी से देखिए एनुअल रिपोर्ट को, इनका साल का जो कोऑपरेटिव का जो आता है कि कितना कैपिटल है, वो पैसा लगा हुआ कहाँ है, देनदारी कितनी है, लेनदारी कितनी है, वो जो कागज़ आपके पास सालाना एक बार मिलता है उसको ज़रा बारीकी से देखें। और वो स्थिति अगर गंभीर हो ये जानना आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि पैसा आपका है। Dhiren, before we take the next story that I have, I just wanted to ask you, with these very positive and encouraging announcements that the finance minister recently did, we saw the market just shoot straight out of the roof. How do you think in the coming quarter the mutual funds will play out? Not coming quarter. The Friday it happened, market went up by 5% on the Sensex and Nifty, little over 5%. Most funds went up dramatically, and not only dramatically, I think it has one move which has completely altered the sentiment, and just sentiment not in a baseless way. Normally you get some good announcement and people feel happy and people get cheerful. This is getting this is getting into a very it is changing the dynamics in the sense that suddenly the reason behind such gains in the market on the company's stock price is simply because reduction in tax rate will lead to increase in profits, because companies have to, it's as simple as this. Overnight every company's profit in this country has gone up, in some cases dramatically, in some cases. So saying that market went up is a very polite way of saying it. Market went ballistic, and it just zoomed up, and it zoomed up also because it was completely unexpected. We were thinking of something which is happening. So there are lessons for investor. One is that it has changed the sentiment, it has changed the fundamental dynamics. I think it will drive some kind of action in terms of it changed the complexion of the companies which were thinking inward in terms of thinking aggressively, simply because they will have more money on the table. Okay, let's take our caller from Gurugram, Dharmendra. Welcome to the program, Dharmendra. सर मैं एक बात की जानकारी लेना चाहता हूँ सर। जी हाँ। कि हमारा अकाउंट IDBI बैंक में था सर। IDBI बैंक में? हाँ, गुड़गांव में जी। तो सर तो पेटीएम वाले ने किसी जानकारी से पैसे निकाल लिए हैं, तो सर हमारी माँ ने सर रिपोर्ट नहीं दी, उसके लिए मैं क्या करूँ? आप तुरंत नजदीक के पुलिस थाने में जाएं और FIR फाइल करें, और इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा तरीका नहीं है। ये एक फोर्जरी का मामला है। अगर कोई और आपकी जानकारी लेके, और ज़रा इसमें आप देखें कि क्या आपके पास कोई OTP आया था, आपने किसी के साथ OTP शेयर किया, और जो कुछ भी अगर हुआ है आपके खाते से, इन सब का एक टेक्निकल ट्रेल रहता है, कहाँ से पैसा निकला है, क्या किसी ने आपके क्या ये कोई जो इंटरनेट बैंकिंग है उसके ज़रिए निकला है, आपके ATM से निकला है, कहाँ से निकला है। अगर किसी इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए निकला है तो उसका IP एड्रेस क्या होगा, किसी ATM से निकला है तो कौन सा ATM है, कितने बजे वहाँ पे कैमराज लगे होते हैं, तो और आपने क्या कोई जानकारी, आपने क्या OTP या कोई पिन नंबर है किसी के साथ शेयर किया था, ये सारी जानकारी लिख करके नज़दीकी थाने में जाएँ और इसको रिपोर्ट करें। Before we take our next caller, let's just take a quick look at the story. Equity markets may take a breather following the massive run-up on Friday after the government announced a slew of economic boosting measures. However, experts said the overall sentiment is likely to stay upbeat. The Sensex posted its biggest single-day jump in over a decade at 1,921 points on Friday after Finance Minister Nirmala Sitharaman delivered a surprise cut in corporate tax rates. She also clarified that enhanced tax surcharge will not
will not be applied on capital gains arising from sale of any security, including derivatives, in the hands of FPIs. Besides, the all-powerful GST Council slashed tax rates on hotel tariff and some goods with a view to addressing sectoral concerns and spur growth. The base corporate tax for existing companies has been slashed to 22% from 30%, and for new manufacturing firms incorporated after October 1st, 2019 to 15% from 25%. The reduction in corporate tax, which India Inc. hailed as the one which will revive growth and investment, is the single biggest cut in tax rates since India opened up its economy in 1991. Riding on Friday's rally, the Sensex posted a weekly gain of 630 points or 1.68%, while the Nifty advanced 198 points or 1.79%. पटना से राजीव हमारे साथ हैं। राजीव, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। धीरेन्द्र जी, तुम्हारा टीम को नमस्कार। नमस्कार जी। मेरा सवाल ये है कि कुछ देर पहले जो आपने कहा था कि FII ने इक्विटी मार्केट में इतना इन्वेस्ट किया और डेट मार्केट में इतना, तो इक्विटी तो समझ रहे हैं, लेकिन ऋण बाजार क्या ये शायद ये नहीं, डेट के बारे में थोड़ा बताइए। मार्केट में FII विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय डेट मार्केट में भी निवेश करने की छूट है, तो वो भारतीय बॉन्ड खरीदते हैं। चूंकि भारत में ब्याज दरें ज़्यादा है दुनिया की तुलना में, तो बहुत सारे विदेशी भारतीय बाजार में इसलिए पैसा लगाते हैं कि उन्हें यहाँ बेहतर रिटर्न मिलता है। ऋण बाजार में लगाने के लिए, और ये बड़े निवेशकों के लिए, जैसे हमारे यहाँ बैंकें डेट खरीदती, बॉन्ड्स खरीदती हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉन्ड, प्राइवेट कंपनीज का बॉन्ड या अच्छी कंपनियों का टॉप रेटेड बॉन्ड्स, उसी तरह से आप भी खरीद सकते हैं। और लेकिन आम निवेशकों के लिए, भारत में छोटे निवेशकों के लिए ये बाजार उतना एक्टिव नहीं है। आपके लिए निवेश करने के लिए जो दूसरा जरिया है कि आप किसी डेट फंड में लगाएं, जो कि इस तरह के ऋण बाजार में, बॉन्ड्स में अपना पैसा लगाते हैं। दिल्ली से मनोज हमारे साथ है। मनोज, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी, मेरा मतलब प्राइवेट बैंक, सर प्राइवेट जॉब करता हूँ सर, ठीक है जी। तो इसमें मेरा मतलब जैसे पेंशन मिलता है सर, मतलब हमें विकलांग पेंशन भी मिलता है और वो हमारे PF काटता है सर, तो उसमें वो भी पेंशन मतलब ले सकते हैं कि ये पेंशन दोनों ले सकते हैं? निर्भर करता है, जरा आप अपना PF का जो अकाउंट है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का जो अकाउंट है, उसको जरा बारीकी से देखिए। उसमें एक छोटी सी रकम आपके एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के साथ, कुछ पैसा आपका एम्प्लॉय पेंशन स्कीम भी उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। छोटा सा रकम उसमें जाता है, लेकिन वो बहुत मामूली सा पेंशन उसके आपको मिल पाता है। लेकिन ये निर्भर करता है कि आप किस लेवल पे हैं। बहुत सारे लोग जो कि ज़्यादा आमदनी वाले हैं, उनके लिए शायद वो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम अनिवार्य नहीं था, और ये समय समय पे इसका जो गाइडलाइन है वो बदलता रहा है। तो आप अपने प्रोविडेंट फंड के स्कीम की ज़्यादा जानकारी अपने ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से, अपनी कंपनी के जरूर लें, और आपको इसकी बारीकी से जानकारी मिल पाएगी। तो धीरेन्द्र, क्या लगता है दिवाली तक हमारे यहाँ त्योहार का माहौल ठीक ठाक बना रहेगा या उसके बाद भी? नहीं, मुझे लगता है कि ये एक अच्छा कदम है, और ये एक मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म में रिजल्ट लाने वाला कदम है। ऐसा नहीं है कि कल से कुछ बाजार के लिए ये सेंटिमेंट बदलने वाला एक बड़ा चीज है। लेकिन लोगों के हाथ में पैसा आना चाहिए, लोगों को नौकरियां मिलनी चाहिए। चलिए, और वो बदलाव आने में अभी समय लगेगा, जब तक कि कुछ और कदम नहीं उठाए जाते। एक आखिरी कॉलर ले लेते हैं, प्रवेश। लेकिन प्रवेश, हमारे पास वक्त बहुत कम है, बेहतर होगा कि हम अगले सप्ताह आपसे बात करें, तब हम विस्तार से आपके सवालों का जवाब दे पाएंगे, इसलिए आज हमें क्षमा करें। धीरेन्द्र, कार्यक्रम में आने और प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। Before we close, a reminder of the headlines. Foreign investors pulled 4,193 crore rupees from domestic capital markets in this month so far, and domestic indices gained more than 1.5% in the last business week. सितंबर में अब तक विदेशी निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजार से 4,193 करोड़ रुपए निकाले, और पिछले सप्ताह में शेयर बाजार के सूचकांक में 1.5% से ज्यादा का उछाल। And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye, listeners. Market Mantra.